होता ये है कि जब भी हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और सरकार की कोई पॉलिसी होती है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये नेता लोग क्या काम कर रहे हैं, पॉलिसी सही से नहीं बना रहे। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो जो खनिज संपदा थी कहीं ना कहीं वो झारखंड के हिस्से में चली गई और हम जहां बैठे हैं बिहार पटना लगता ही नहीं है कि पुराना पटना है। और मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारी सरकार ने किया है वो दिखता है और वो पूरे देश में एक नजीर के रूप में है। नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है और इसीलिए मैं इस पे सवाल है कि अब क्योंकि अब रोड का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रोजगार और उद्योग की बात है। तो इसके लिए अभी सरकार उद्योग के मामले में क्या पहल कर रही है? तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और इस कार्यक्रम में आप आए, क्योंकि नेशनल टीवी पे हमेशा आप जदयू के प्रवक्ता के तौर पे आप नज़र आते हैं, जदयू का पक्ष रखते हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, जो उनके द्वारा जो बेहतर काम किए जा रहे हैं और जो आलोचना होती है उसका भी जवाब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश के लोगों को आप समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका इस राजनीति में आने का जो सोच था वो सबसे पहले कैसे हुआ और फिर जदयू में ही क्यों आप आए? बहुत शुक्रिया, आभार इस कार्यक्रम में बुलाने का। और एक अलग तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, इसके लिए पूरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। देखिए, मेरा जन्म पटना में हुआ और पूरी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई है। एनआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की 2012 से 2016 बैच। कई मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी पाने का मौका मिला, लेकिन बिहार से एक विशेष लगाव रहा है, शुरू से रहा है। तो उसी लगाव के हिसाब से, कार्य के हिसाब से भी बिहार में रहना हुआ और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से भी बिहार में रहना हुआ। अब मसला ये है ना कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि राजनीति की शुरुआत कैसे की है। चूंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी कोई युवा जिसको किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ने का मौका मिलता है, खासकर नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान से पढ़ने का मौका मिलता है, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होती है कि वो कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सके और अपने भविष्य को संवार सके। या फिर बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं सरकार की भी, जिनमें शामिल होकर लोगों को क्लास 1 ऑफिसर्स बनने का, आईएएस आईपीएस बनने का मौका मिलता है। तो उसके इतर हटके राजनीति में प्रवेश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। शुरू से ही लोगों ने कहा कि राजनीति एक दलदल है, इसमें नहीं जाना चाहिए और युवाओं को अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं बस एक ही उदाहरण आपके सामने दूंगा और मुझे लगता है कि आप और आपके सभी दर्शक जो डिजिटल माध्यम से भी सुन पा रहे हैं वो सहमत होंगे इस बात से। होता यह है कि जब भी हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और सरकार की कोई पॉलिसी होती है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये नेता लोग क्या काम कर रहे हैं, पॉलिसी सही से नहीं बना रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 4 स्तंभ हैं, हम समझ सकते हैं इस बात को। एक लेजिस्लेशन है जहाँ पे पॉलिटिकल लोग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है जहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जुडिशियरी देश की न्यायपालिका और चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखा जाता है। चारों स्तंभों से देश चलता है और आगे बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉलिसी मेकिंग है। हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसी पे देश आगे बढ़ता है, उसी को कार्यपालिका एग्जीक्यूट कराती है। तो जो पॉलिसी मेकर्स अगर पढ़े लिखे ना हो, युवा ना हो, उनके अंदर वो ताकत, वो क्षमता ना हो, तो चीजें आगे कैसे बढ़ पाएंगी। तो सिर्फ ड्राइंग रूम से क्रिटिसाइज कर देना कि पॉलिसी अच्छी नहीं बन रही है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। तो आपके जवाब से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप युवाओं को इस बात के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि वो राजनीति में आए। घर में बैठ करके किसी चीज़ की आलोचना करने से अच्छा है कि इस फील्ड में आए और अपने लिए भी कुछ बेहतर करें और लोगों के लिए बेहतर करें। जैसा कि अभी जो बातचीत हुई और हमने इनसे जो बातचीत की, उसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के एक आ रही है कि ये हमने भी महसूस किया है और आमतौर पे जो भी बिहारी हैं वो महसूस करते हैं। और ये सवाल आपसे इसलिए भी बनता है क्योंकि आप सरकार का पक्ष रखते हैं और सरकार नहीं, मतलब अपने पार्टी का ही पक्ष रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि पॉलिसीज तो बन जाती है लेकिन उसको अमल करने के लिए जो है, जो नियम कानून जो होता है उसको सही से फॉलो नहीं होता। और एक सवाल और साथ में कि सरकार जिस तरीके से अपने रेवेन्यू के लिए काम करती है, और बहुत अच्छी बात कही कि यही उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या पंजाब हो, बाकी स्टेट में क्या होता है कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कहीं भी किसी भी व्यापार को या किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। आखिर वो पॉलिसीज बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकती और उस पर अमल क्यों नहीं हो सकता है कि इतने सारे प्राइवेट और मनमाने तरीके से उस पर काम हो रहा है? सर, ये दो पहलू में आपने सवाल पूछे हैं। एक बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आपने सवाल पूछा, दूसरा लोगों को रोजगार के सुअवसर बिहार में कैसे मिल सके, इस दिशा में आपने मुझसे प्रश्न पूछा। देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से
बिहार की जो बनावट है वो आपके सामने है। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो जो खनिज संपदा थी कहीं ना कहीं वो झारखंड के हिस्से में चली गई, और हम जहां बैठे हैं, बिहार की जो भूमि है, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से हमारे पास कोई पोत नहीं है। देयर आर नो पोर्ट्स इन बिहार। और ये बातें मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कही हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से आप ऐसा समझिए कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, तो कंपनीज, जो भी लोग बाहर से इन्वेस्टर आए या कंपनीज आए, उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? सुगमता, पहुंचने की सुगमता और चीज़ों को ले जाने ले आने की सुगमता। तो उस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ता है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमने अपनी किसी भी कमी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम इसे एक्सक्यूज के रूप में नहीं देखते हैं कि बिहार के पास ये चीज़ें नहीं है। अगर ये सोच होती माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो शायद बिहार प्रगति के पथ पर इतना अग्रसर नहीं हो पाता, हम अपने बजट के आकार को इतना नहीं बढ़ा पाते, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बिहार में फैसिलिटेट नहीं हो पाती। आप रोजगार के सुअवसर की बात करते हैं, लेकिन बिहार मॉडल की चर्चा तो पूरे देश में होती है। लाखों की तादाद में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और खासकर शिक्षा विभाग में जो सरकारी नौकरियां दी गई, आपके बगल में है गांधी मैदान, यहाँ नियुक्ति पत्र बांटे गए लाखों की तादाद में, 2.25 लाख लोगों को एक एक फेज में नौकरियां दी गई हैं। विभिन्न जो जिले हैं उनके गांधी मैदान में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। आप देखते हैं कि बगल के जो प्रदेश हैं हमारे, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, झारखंड हो, इन प्रदेशों से भी युवा बिहार में रोजगार के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो बिहार की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से बहुत काम किया है, हम आगे भी काम करने को अग्रसर हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि एडवाइसेस आर ऑलवेज वेलकम। अगर हमारे कोई युवा साथी हमको एडवाइस करते हैं, या ऐसे लोग जिनको नेशनल एक्सपोजर प्राप्त है, इंटरनेशनल एक्सपोजर प्राप्त है, अगर ऐसे लोग सुझाव देते हैं, तो बिहार की सरकार निश्चित रूप से उस दिशा में काम करती है। और मैं एक लाइन आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि जिस गति के साथ बिहार बढ़ रहा है, बहुत जल्द बिहार विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। एक सवाल और इससे संबंधित है कि जिस तरीके से, एक तो अच्छी बात है कि जिस आज से कुछ साल पहले जिस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो सड़कों की हालत थी, उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फैक्ट्रीज या ये सब चीज़ें, उद्योग के मामले में दिक्कत होती थी। अब तो खैर वो प्रॉब्लम है नहीं, पूरे बिहार में ये चीज़ निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है लोगों को। आप सिर्फ सड़कों का की जाल, बात नहीं करें, जी बिजली की उपलब्धता, बिल्कुल, पानी की सुगमता, हर दिशा में काम हुए हैं, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में काम हुए हैं। नहीं ये तो हो गया। मैं कल भी यहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था, और बाहर से, कोलकाता से इनफैक्ट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग आए थे। उन लोगों ने आकर कहा कि हम बहुत वर्षों के बाद बिहार आए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पटना लगता ही नहीं है कि पुराना पटना है, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारी सरकार ने किया है, वो दिखता है, और वो पूरे देश में एक नज़ीर के रूप में है। नहीं ये तो दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मैं इस पे सवाल है कि अब क्योंकि अब रोड का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रोजगार और उद्योग की बात है। तो इसके लिए अभी सरकार उद्योग के मामले में क्या पहल कर रही है? किसी सरकारी अगर प्लांट को लगा दे तो उसमें पहले से जो सरकारी नौकरी प्राप्त है उनको काम मिल जाता है, लेकिन जब ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आती हैं तभी जाकर के यहाँ के लोगों को काम मिलता है। तो इस दिशा में बिहार किस तरफ काम कर रहे हैं, कितना काम ठीक कर रहे कहा है। जब रोजगार की हम बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते। जी। सरकारी नौकरी तो सीमित होती हैं, और निश्चित रूप से वैकेंसीज निकल रही हैं, लोगों को मौका भी मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सके, पॉलिसीज कैसे बन सके, इसके लिए लगातार उद्योग विभाग काम कर रहा है। बिहार की अगर आप बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार में है, चाहे वो मखाना उद्योग के हिसाब से हो, लीची हो, केला हो, इन सभी में एक बहुत व्यापक अवसर है, वो लगातार उस पर काम भी हो रहा है। आपने देखा कि जब इथेनॉल नीति बिहार में आती है तो इथेनॉल प्लांट्स किस तरह से लगातार बिहार में खुल रहे हैं, उससे भी लगातार लोगों को सुअवसर मिल रहे हैं। टीसीएस का सेंटर बिहार में खुलना हो, या अलग अलग आईटी इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए पॉलिसीज में बहुत बदलाव है। आपने देखा किस तरह से बेगूसराय के पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री खुलती है, पेप्सी की इंडस्ट्री खुलती है, और बॉटल मेकिंग प्लांट्स हैं। तो सरकार का जो पूरा ध्यान है वो टिप टू टॉप पर है कि भाई अगर हमें एक छोटी कंपनी से भी इन्वेस्टमेंट बिहार में मिलता है तो कैसे उनके लिए हम सुगम रास्ता सुनिश्चित कर सकें, इस दिशा में काम हो रहे हैं। अभी भी आपने देखा है पिछली जो हमारी सरकार थी उसमें भी उद्योग विभाग ने नीतियां इस दिशा में बहुत बेहतर तरीके से बनाई हैं, सुझाव भी हम लगातार लोगों से ले रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट बिहार में हो रहे हैं, आपने देखा है किस तरह से ज्ञान भवन में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट भी हुआ। उसके अलावा उद्योग विभाग की तरफ से लोग दिल्ली में जाकर इन्वेस्टर्स से बातचीत करते हैं, वहां से भी हमें बहुत सकारात्मक दिशा में चीजें देखने को मिल रही हैं।
धन्यवाद सर। क्योंकि समय की कमी है और आपको भी जाना है और क्योंकि दिन भर का आपका व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, तो हम बस ज़्यादा समय नहीं, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहते हैं कि आप अगर मान लीजिए कि बिहार से क्योंकि आप हैं और इतने बड़े मंचों पे आप जाते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हमें बताइए जो नए स्तर पे आने वाले हैं और युवाओं को उससे लाभ होने वाला है, जो सरकार क्योंकि इंटरनल पार्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो योजनाओं के बारे में कुछ न कुछ चर्चा आपके बीच में होती होगी, आपको जानकारी होगी। तो कुछ ऐसे 2-4 योजनाओं के बारे में बताइए जिससे युवा को लाभ होगा और इंस्टेंट लेवल पे उनको फ़ायदा पहुँचेगा उससे। देखिए, आमतौर पर जब पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता में आने का मौका मिलता है या फिर हम चुनाव के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो उस वक्त वादों की बात होती है और दावों की बात होती है कि हम इस वादे के हिसाब से चलेंगे। लेकिन हमारी पार्टी विद द डिफरेंस के हिसाब से जानी जाती है। हमारा जो गठबंधन है वो भी एक बहुत नेचुरल अलायंस है और उसमें नीतीश जी ने एक बहुत बड़ी लकीर मुख्यमंत्री के रूप में खींची है। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हम निश्चय की बात करते हैं, हम वादों की बात नहीं करते हैं, हम कमिटमेंट्स की बात करते हैं और उन कमिटमेंट्स को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हमेशा पूरा किया है। आप बात कर रहे थे कि रोजगार के सुअवसर कैसे प्राप्त हो सके, उसके हिसाब से आपके पास बिहार में अवसर है, युवा उद्यमी योजना है, जहां आपको अपने हिसाब से अपनी किसी उद्यम के लिए सरकार की तरफ से ऋण मिलता है। महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए महिलाओं को लगातार ऋण मिलता है बिहार की सरकार की तरफ से, उसमें सब्सिडी भी मिलती है। कई ऐसी योजनाएं हैं। आप रोजगार की जब बात करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको शिक्षा का सुअवसर प्राप्त हो सके। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विषय में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए बिहार में जिस तरह से बिहार की सरकार ने ऑलमोस्ट हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं, आपको न्यूमरस एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग के कॉलेजेस, पैरामेडिकल के कॉलेजेस दिख रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के ऑलमोस्ट सभी जिलों में आपको मेडिकल कॉलेजेस दिखेंगे। वो प्राइवेट भी हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जहां बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, महिलाओं को 33% का आरक्षण है। और सबसे बहुआयामी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की है, जहां पर आपको 4 लाख का ऋण मिलता है किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए। और हम कोई पक्षपात नहीं करते। हो सकता है किसी विद्यार्थी को बाहर के किसी अन्य राज्यों की कॉलेज में पढ़ने की इच्छा हो, वहां भी अगर वो पढ़ते हैं तो भी 4 लाख की जो राशि है ऋण के रूप में बच्चों को मिलती है। और वापस कब करना है? वापस तब करना है जब उनको रोजगार मिल चुका हो, जब वो काम कर रहे हो। और वैसी भी परिस्थिति होती है कि लंबे समय तक अगर उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, वो नहीं शामिल हो पाते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे, तो उसका भी कोई दबाव नहीं है। वो भी नीतीश जी ने कई बार खुले मंचों से हाथ उठाकर कहा है कि हम अपने बच्चों का ऋण माफ कर देंगे। तो ऐसी कई सारी बहुआयामी योजनाएं हैं जो कि एक लंबी लकीर है बिहार के लिए। मैंने कहा ना कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हम सबके लिए सोचते हैं, जहां हम वोटर्स की चिंता करते हैं, हम वोटों की चिंता नहीं करते हैं। और नीतीश जी ने लगातार इस दिशा में काम किया है। एक बदली हुई तस्वीर आपको दिख रही है। आने वाले जो कुछ वर्ष हैं बिहार के लिए बहुत स्वर्णिम साबित होंगे और एक विकसित बिहार को हम सब लोग मिलकर देखेंगे और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत